कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार। आप सभी का समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के 23वें एपिसोड में, 23वें अंक में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में हमारे बीच हमारे जो 13वें राष्ट्रपति रहे श्री प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी, वो नहीं रहे। ये बात आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने प्रणब दा को मैं बार बार मिला, उनके साथ काफी बार बैठने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला। और दोस्तों, आपको बताऊं, सन 2010 में मैं द सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सूरत का प्रेसिडेंट बना। तो मुझे इंस्टॉल करने के लिए, एज अ प्रेसिडेंट इंस्टॉल करने के लिए प्रणब दा इंडियन एयरफोर्स का प्लेन लेकर के सिर्फ 2 घंटे के लिए सूरत आए। मैं क्या कहूं, आज भी सोचता हूं उस बात को तो आश्चर्य लगता है। मुझे मौका मिला, मैं दादा से जब दिल्ली मिलने जाता था तो साउथ ब्लॉक के उनके ऑफिस में मुझे वो रात को 11:30-12 बजे बुलाते थे, क्योंकि तब थोड़ा सा फ्री होते थे। और उनके ऑफिस के साथ लगा हुआ एक वरांडा था, उसमें बैठ के दादा के साथ मैं रात को कॉफी पी करके चर्चा करता था। और दोस्तों, चर्चा होती थी या तो अर्थशास्त्र के बारे में, क्योंकि मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, और परिवार के बारे में। और इतना लाइफ कनेक्टेड रहते थे दादा हर चीज के साथ, और एक एनसाइक्लोपीडिया थे। ऐसे व्यक्ति इस देश में बहुत कम हुए हैं। मैं आज अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से दादा को श्रद्धांजलि देता हूं। दादा, आप थे, आप हैं और हमेशा हम लोगों के बीच रहेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा ये 23वां एपिसोड है, इसमें हम क्या क्या लेकर के आने वाले हैं बताता हूं आपको। नरेंद्र मोहन जी दिल्ली से आएंगे अपनी कविताएं लेकर के। पॉपुलर डिमांड पर ममता सिंह जी अपनी कहानी लेकर के, और हमारे परम मित्र निरंजन श्रोत्री भाई अपने युवा कवियों को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र मोहन जी विख्यात कवि हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं, और आपसे मेरा निवेदन है कि आप आए और अपनी कविताएं हमें सुनाएं। नरेंद्र मोहन जी। आदरणीय प्रभात भट्टाचार्य जी, अजय भट्टाचार्य जी, अभिलाष जी, कृष्णा बैनर्जी, समावर्तन के सभी संपादक मित्रों और ऑडियो विजुअल मैगजीन के साथ जुड़े हुए सभी मित्रों, ये एक प्रसन्नता की बात है कि ऑडियो विजुअल मैगजीन में कवियों, कथाकारों को आमंत्रित किया जाता है कि वे अपनी रचनाएं सुनाएं। मुझे खुशी है कि मैं आपके सामने कुछ कविताएं दे करके प्रस्तुत हूँ। कुछ कविताएं मैंने शब्द को लेकर के लिखी थी, और शब्द श्रृंखला से पहली कविता मैं आपको सुनाता हूँ। शब्द एक आसमान। लौटता हूँ शब्द में एक कुआं है जिसमें झांकता हूँ। शब्द में एक समुद्र है जिसमें उतरता हूँ। शब्द में एक आसमान है जिसमें उड़ता हूँ। झांकना और उतरना और उड़ना क्रियाएं नहीं है मेरे लिए, अपने होने को पाना है अनंत में। शब्द मुझे बांधे है, मैं बांधे हूँ शब्द को इस तरह कि बंधन नहीं महसूस होता कहीं। वह मुझे ले जाता है अपने से दूर,
अपनों से बाहर लोगों के बीच जहाँ दहाड़ता एक दृश्य है, मेरी कल्पना को सोखता निचोड़ता, निगल लिए जाने के भय से भागते दृश्य से बाहर होते जा रहे शब्द में मेरी जान है। विनम्रता से जिसे खड़ा करता हूँ दृश्य के सामने, किसी के लिए हो ना हो, किसी के लिए हो ना हो, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है मुक्ति का शब्द के सिवा। कुएं से समुद्र से आसमान तक एक शब्द है भरा पूरा, लौटता हूँ उसी में। दूसरी कविता है आपके उज्जैन शहर से ही जुड़ी हुई है। कविता है मुझे कल्पना दो। क्षिप्रा नदी में सूर्य को डूबते हुए देखता हूँ एक अद्भुत दृश्य की तरह अवाक। क्षिप्रा नदी के सूर्य में डूबने का दृश्य तुमने भी देखा होगा कालिदास अनगिन बार, और तुम्हारी कल्पना में पूरा दृश्य डोल उठा होगा। दृश्यांतर की प्रक्रिया में उद्वेलित है अंतर्मन। मैं क्या करूं, क्षिप्रा के तट पर खड़ा पुकारता हूं मैं, कालिदास कहाँ हो तुम। मैं उन पगडंडियों पर चलता हूं जहां कालिदास चला होगा। मैं उन मंदिरों में जाता हूं जहां कालिदास गया होगा। मैं उन गुफाओं में धंसता हूं जहां कालिदास धंसा होगा। मैं उन पेड़ों की छांव में बैठता हूं जहां कालिदास बैठा होगा। मेरी स्मृति में कौंधते हैं वे प्रसंग जिनसे कालिदास आह्लादित विह्वल हुआ होगा। क्षिप्रा तट पर फैलते अंधेरे में आकार लेने लगी है वह रूपसी। मैं आहट पा रहा हूँ तुम्हारे दिल की। मैं रंगों की बारिश में भीगने लगा हूँ। मेरा संकट दृश्य का नहीं, दृश्य के सामने गूंगा हो जाने का है। मुझे कल्पना दो कालिदास, मुझे कल्पना दो। इसी तरह से एक कविता है खिड़की खुली है अभी। एक ही राह पर चलते चले जाने और आंधी से खुद को बचाते रहने की आदत ने आखिर मुझे पटक ही दिया। उस अजीबोगरीब हवेली में बंद होते गए जिसके बाहरी भीतरी दरवाजे एक एक कर मेरे पीछे घुप अंधेरे में देखता हूँ। सीढ़ी नुमा एक खिड़की उल्टी हुई आसमान की तरफ जीना सिखाती आती है यहीं से। कभी चमचमाती धूप, रिमझिमाते बादल, कभी ओलों की बौछार, झपट्टा मारती चमकती आंखों वाली बिल्ली। पहले की तरह इस बार मैं डरा हुआ नहीं हूँ। खुली खिड़की हंसती है, रोती है, गाती है, सुबकती है, थिरकती है, ढहती है। अंधेरी हवेली में एक खिड़की खुली है अभी। कुछ कविताएं अलग अलग मूड्स की हैं, वे आपको आपके सामने प्रस्तुत है। रंग बोलने लगे हैं। होने ना होने के बीच, विचार और रंग के बीच कौन आ खड़ा हुआ है। सुनो जरा, चित्र में ताप है, वह अपने पंख पसारने लगा है। रेखाओं में धार दिखने लगी और रंग बोलने लगे हैं। देखो जरा, दहाड़ते हुए आतंक में कबीर ने करवट ली है। फटकारते हुए सच कहा है। ये वक्त है कि एक लकीर खींच ही दो कैनवस पर। अब
ये तुमने क्या बना दिया चित्र में, रूप में अरूप, मूर्त में अमूर्त, खंडित में अखंड। पूरे तंत्र को, कैनवस को मुट्ठी में भींचता एक अघोरी तांत्रिक, हंसी को घोर अट्टहास में बदलता, ये तुमने क्या बना दिया। हड़कंप है सांस्कृतिक परिसरों में, सन्नाटा है कला दीर्घाओं में, रेखाएं सहम में डरी डरी, चित्र में रंग ठहरे हुए। अब इस तरह से एक और कविता आपके सामने प्रस्तुत है। वह घर, परिंदे उड़ते चले आते यहाँ, परिंदे उड़ते चले जाते वहाँ, जमीनी आसमानी सरहदें फलांगते, चोंचे भिड़ाते, लड़ते झगड़ते, प्यार करते, उड़ते चले जाते। एक परिंदा मेरे करीब आ चहचहाने लगा, अरे यार मुंह क्यों लटकाए हो, जहाँ जाना है जा, रहना है रह, भूल जाना एक नेमत मान और मेरी तरह उड़। मैंने जैसे ही उड़ान भरी, एक गोली सनसनाती चीरती निकल गई और मैं नीचे गिरा लहूलुहान। दूसरे परिंदे ने दर्दमंदी की धुन में कहा, ओए लाहौरिये देख जरा, छू आया हूं तेरा घर, उस छत पर उड़ता रहा जहां तू पतंग उड़ाता रहा। मैंने उधर देखा, चोंच में डोर और पतंग बना परिंदा, और मैं बचपन में लौट गया, पतंग उड़ाता, पेच लड़ाता, बो की ऊंची आवाज़ों के साथ, और महसूस करने लगा, उंगलियों में सांस लेता, वह घर अब मेरा नहीं है। मैं ही मरा हूं आसपास, वे 2 दिन मेरे खून में रवां हैं अब भी, वे 2 दिन मेरे खून में रवां हैं अब भी। देखता हूं डरे डरे ऑफिस जाते पिता, सुबह सुबह सहमे से आतंकित लौटते शाम को, चीख पड़ते सोए हुए रात को। 14 अगस्त 1947 लाहौर बनता पाकिस्तान, 15 अगस्त कटता 2 फाक हिंदुस्तान, और जश्न आज़ादी हर साल इधर भी उधर भी। उन 2 दिनों की यादों ने खूब पागल बनाया मुझे। कहाँ सोचा था वे दिन सचमुच दहलाते रहेंगे, हफ्ते में कई कई बार कुछ ना कुछ हो ही जाता हर रोज। कभी मरता पाश, कभी सफदर हाशमी, आज चिपकती तलवों में खून सनी यादें, और मैं सहमा सा गिरता शत विक्षत बार बार। विचार के भाल को फोड़ती एक गोली, और हत्या कलबुर्गी की, शब्द से बेदखल जैसे आसमान थर्राता रहा, और जश्न मनाती मोहम्मद इखलाक के खून की प्यासी हत्यारों की भीड़। बाज के पंजे में एक गोरैया, अंतिम सांस तक एक चीख ढेर होती। दहशत में लब खुले हैं आजाद, बेख्वाब बेआवाज, कलबुर्गी हो या मोहम्मद इखलाक, मैं ही मरा हूँ आसपास। ममता जी, ममता जी, ममता जी, कमाल का नरेशन करती हैं भाई आप। मुझे एक बात बताइए ममता जी, आप एक्टिंग करती हैं, थिएटर करती हैं? मुझे आश्चर्य होगा अगर आप कहती हैं कि आप नहीं करती हैं। मेरा एक आपके लिए प्रस्ताव है। मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी आई थिंक कुछ 40-45 साल से चला रहे हैं, और सैकड़ों उसमें उन्होंने नाटक किए हैं। मेरा प्रस्ताव यह है ममता जी कि आप क्यों ना एक एकल नाटक
समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के लिए हमें शूट करके दें। आप पॉपुलर तो हैं ही, आज भी आपको हमने जब याद किया तो पॉपुलर डिमांड के बेस पे किया है। हम आपके आज की कहानी जरूर सुनेंगे, लेकिन मेरे प्रस्ताव पे गौर करिएगा और जल्दी से मुझे एक अच्छा सा शुभ समाचार दीजिएगा। मैं आपकी इस बात का इंतजार करूंगा। आइए ममता जी, द फ्लोर इज योर्स। आइए और अपनी अद्भुत शैली में कहानियां सुनाएंगे। ममता सिंह जी। नमस्कार। मेरी कहानी मन का सिस्टम शटडाउन नहीं होता। ये कहानी हंस में प्रकाशित हुई थी। स्वप्न मैंने देखा और पूरा कर पाया, ये मैं नहीं कह सकता। सही मायने में स्वप्न पूरे होते ही नहीं। मिला बहुत कुछ, लेकिन वो नहीं मिल सका जो छूट गया था। जब मैं ठेठ व्यावसायिक होकर चल पड़ा था 7 समंदर पार, दिन, महीनों और वर्षों, बल्कि कहें कि सदियों तक एक जोड़ी आंखें पीछा करती रहीं। उन दिनों मेरी आंखों में जगमगाते सितारों का बड़ा आकाश था, जिसे मैंने अपनी सलाहियत और कामयाबी से गढ़ा था। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी उससे फिल्म दीवार का यही सवाल पूछता और उसका भी जवाब यही होता कि मेरे पास माँ है। माँ अक्सर कहती थी, यदि हमसे कोई भूल हुई है और हम उसे सुधारते नहीं तो ये हमारी उससे भी बड़ी भूल है। बंद दरवाजा देखकर लौटने से पहले एक बार बेल बजाओ, दस्तक दो। दस्तक ही तो दे रहा था मैं, जब आई ने उस दिन मुझे कमरे में बंद कर दिया था। उस रोज मेरी आंखें आंसुओं से तर थीं। मैं पसीने से भीगी मुट्ठियां जोर जोर से दरवाजे पर मार रहा था। चोट भी मुझे ही लग रही थी। आई, मेरी उंगली दुख रही है। मेरे को नहीं पसंद ये काम। तानिया की निस्तेज बुझी बुझी आंखों में नींद भरी हुई थी। कहते हुए उसकी पलकें झुक गई। लगा मानो वो अभी लुढ़क जाएगी। दोपहर के सूरज की धूप सी जलाती आई की आंखों ने उसे गंवार फलियां तोड़ने से विराम नहीं लेने दिया। मैं क्रेच के कैदखाने से निकलकर स्कूल के कैदखाने में चला जाता था, जहां हर गतिविधि स्कूल के बेल पर ही निर्धारित होती थी। कंटिन्यूअस टॉकिंग, शाउटिंग, स्प्लैशिंग वाटर, रनिंग इन कॉरिडोर, ऐसे रिमार्क मुझे अक्सर मिलते। स्पोर्ट्स क्लास में भी थोड़ी मस्ती की तो पनिशमेंट। सबसे बड़ा और तकलीफदेह पनिशमेंट मेरे लिए स्पोर्ट्स क्लास का होता था, क्योंकि स्कूल का सबसे खुशनुमा लम्हा यही होता। वो भी सजा में बीत जाता। मम्मी को बताओ तो एक लंबा खर्रा टीचर के नाम लिखकर डायरी में अटैच कर देती। उस दिन टीचर की निगाहों में मेरे लिए शोले होते, जो स्पोर्ट्स पीरियड के खुशनुमा लम्हों को राख कर देते। मैं ना खेल पाने की कचोट में बहुत रोता। आई से ब्रोंकाइटिस का अटैक आ रहा है, आज स्कूल नहीं जाएगा। सांस फूल रही है, इसे आराम करने को कहिएगा जरा। उस रोज माँ बोली थी, माँ मुझे घर छोड़ दो, मैं अकेला ही रह लूंगा। माँ, इस पिंजरे में बंद करने से अच्छा है मुझे घर में छोड़कर बाहर से लॉक लगा दो। मैंने बोला, पर मेरे ये वाक्य गले के भीतर ही दबकर रह गए। बुखार की वजह से मैं कई दिनों बाद आई के घर गया था। उस वक्त बच्चे स्कूल जा चुके थे। लिली और मेरे स्कूल का समय तकरीबन एक था, पर वो भी नजर नहीं आ रही थी। आई का घर सन्नाटे से भरा था। वीरानी भाए भाए कर रही थी। माँ ने समझाइश का पिटारा उनके सुपुर्द किया और चलने को हुई, तभी मैंने आवाज दी, माँ माँ माँ। पलटकर माँ मुझ तक आई, लेकिन मैं तब तक अपनी आंखें मुलमुलाता हुआ खिड़की से सटकर बनी हुई सेटी पर बैठा अपना मुंह फेर चुका था। बेटा बेटा, क्या हुआ? क्या कहना है माँ से? बोलो बोलो ना बेटा, क्या कहना चाहते हो? मैंने अपनी आंखें नीची कर पलकें झपकाई तो पैरों पर टप टप कई बूंदें गिर गई थी। माँ ने मेरी ओर देखा, पर
मेरी आंखों की नमी को अपने मातृत्व से सोखना भी चाहा। उन्होंने बैग से टिश्यू पेपर निकालकर आंखों पर रखा। वो लिफ्ट तक जाकर लौटी भी थीं। उनकी आंखें भी नम थीं, लेकिन उन्हें बस पकड़ने की जल्दी थी। बेटा बेटा, आज दिन भर आराम करना, आराम करना, ठीक है, कहते हुए वे लिफ्ट में घुस गई थीं। आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना भाभी। आई की कंजी आंखें मेरे चेहरे से चिपक गई थी। मैंने झट अपनी नजरें सड़क पर दौड़ानी शुरू कर दी। आई की ओर देखते ही मेरी आंखों के आगे कहानियों वाली भूतनियां नाचने लगती, जो चुपके से बच्चे चुराकर व्यापार करती हैं। आई में मुझे कई औरतें दिखाई देती। मैं समझ नहीं पाता था कि असली वाली कौन सी है, जो बच्चों के पेरेंट्स के सामने होती है, या हमारे साथ वाली आई। खिड़की से बाहर देखते हुए मैं खुद को आई के कैदनुमा घर से दूर ले जाता था। उस समय मैं उनके यहाँ होते हुए भी नहीं होता था। उनके घर की खिड़की पर बैठकर देखो तो एक तिराहा सा बनता था। सड़क के सामने वाली रो में कुछ चौल थी। हल्के पीले रंग की दीवार वाले घर से एक बच्चा दौड़ता हुआ निकलकर बिंदास सड़क पार कर एक दुकान में घुस गया। लौटा तो उसके हाथ में टॉफियां थीं। टॉफियों को हवा में उछालता हुआ वो कैच कैच खेलने लगा। दुकान की बगल एक बिल्डिंग बन रही थी, जहां रेत का ढेर था। बनियान अंडरवियर पहने दो बच्चे रेत के ढेर पर फिसल पट्टी खेल रहे थे। दुकान वाले बच्चे ने दोनों हाथों में काली रेत लेकर ऊपर की ओर हवा में उड़ा दी और खिलखिलाते हुए आंखों को मिट्टी से बचाने के लिए गंदे हाथों से अपना मुंह ढक लिया। फिर भी रेत के कुछ कण उसके मुंह में चले गए और दांतों के बीच में किरकिराने लगे। मेरा मन मचल उठा था इस मिट्टी में नंगे पांव तेज दौड़ने के लिए। गीली मिट्टी से सने हाथ को अपनी टी शर्ट में पोंछकर बाल हवा में उछालने के लिए मचल उठा था और बैट लेकर सड़क पर दौड़ने को। कितनी आजादी है इन बच्चों में। इन्हें न डस्ट एलर्जी है, न अस्थमा का अटैक, न किसी बैक्टीरिया का डर, न ही किडनैपिंग का खतरा। चल चल, आरुष को छोड़कर आते हैं स्कूल। आई के कर्कश स्वर ने मुझे अपनी सपने भी चल आरुष को स्कूल छोड़कर आते हैं। आई के कर्कश स्वर ने मुझे अपने सपनों की दुनिया से फौरन काली रेत पर पटक दिया। इतनी कड़ी धूप में मैं नहीं जाता, मैं यही रहूंगा, आप जाओ। अरे तू कोई नवाब की औलाद है क्या है? धूप में तप जाएगा, चल घर में तुझे अकेले कैसे छोड़ दूं है? चल चल। जल्दीबाजी में मैंने जूते की बजाय स्लीपर पहन ली, जो माँ ने पिछले ही हफ्ते एक साइज बड़ी खरीदी थी। गर्मी की तपती दोपहरिया थी। जल्दी जल्दी चलते हुए बार बार स्लीपर से पैर बाहर खिसक जाता था और जलती जमीन पैरों को झुलसा रही थी। उसकी तपिश कानों में सीटी बजा रही थी और सिर में सायरन। साए साए की आवाज के साथ धरती आसमान गोल गोल घूमते नजर आ रहे थे। दिल की धड़कनें कानों में शोर कर रही थीं। सहारे के लिए कई बार मैंने आई की कोहनी पकड़ने की कोशिश की। चलना लौकर, पाँव में मेहंदी लगाया है क्या? चलना। आई की आवाज की हथौड़ी ने ऐसी चोट पहुंचाई कि मेरी सांसें और तेज हो गईं। खांसी तेज होने के बावजूद मेरे पैर और तेज चलने लगे, इतनी तेज कि अब सड़क मुझे लंबी नहीं बल्कि गोल गोल दिखाई दे रही थी और मैं गोल गोल घूम रहा था। आई के पैरों में तो जैसे चक्की फिट हो सटासट चलती जा रही थीं। उन्हें मेरी पीड़ा से कोई सरोकार नहीं था। वैसे कमर्शियल जमाने में सरोकार तो किसी को किसी से नहीं बचा। आई, शालू की बस आने में कितनी देर है? मैंने सोचा शायद वो अब मेरी तरफ देखें और मेरी थकान तकलीफ का एहसास हो उन्हें और वो 2 पल ठहर जाएं। भीतर से फूट रही रुलाई को मैंने बड़ी कुशलता से रोक लिया, क्योंकि आई को किसी बच्चे का रोना कतई पसंद नहीं था। वे रोते हुए किसी भी बच्चे को डराती थी, धमकाती थी।
उस वक्त वो एनाबेला मोंजेलिका जैसी तमाम चुड़ैलों में तब्दील हो जाती। उनके घर पहुंचते ही मुझे जोर की उल्टी आई। बेसिन की ओर भागा। पहुंचते पहुंचते जमीन पर ही उल्टी फैल गई। आई ने गंदा सा मुंह बनाकर बुदबुदाते हुए मुझे कपड़ा थमा दिया। मेरे बदन की तपिश जैसे मुझे झुलसा रही हो। दीवार का सहारा न लेता तो गिर गया होता। एक उंगली से मेरा माथा छूते हुए आई बोले, ए तुझे ताप हो गया है, जा उधर चटाई पर सो जा, सोएगा तो ताप उतर जाएगा। नन्ही लिली ने बेसिन के नीचे गिरी उल्टी साफ कर दी और मेरे पास बैठ गई। थर्मामीटर लगाते हुए उसने कहा था, जब बॉडी हॉट होती है तो मेरी मम्मा मुझे थर्मामीटर लगाकर गोली खिलाती है और बुखार उतर जाता है। उसने अपने नन्हे हाथों से गीली तौलिया मेरे माथे पर रख दी थी। शायद लड़कियां बचपन से ही माँ, बहन, मित्र के रूप में समझदार और केयरिंग होती हैं। क्रेच की जेल नुमा सख्त दीवारों के बीच लिली एक कोमल कोना थी जिसके पास तनिक सुकून मिलता था। एल्लो आ गई आफत, इसकी माँ तो हमेशा घाई में रहती है। आई का ये वाक्य और लाउडस्पीकर जैसा कान फोड़ू रुदन। लड़की की मम्मी उसे गोदी से उतारती तो वो और कस के अपनी माँ से चिपक जाती। उसका रोना भी तब तार सप्तक के पंचम सुर तक पहुंच जाता। मुझे उसके इस कदर रोने से बड़ी चिढ़ होती थी। आई शालू को सर्दी और बुखार है, 3 बार दवा देनी है। हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहते हुए शालू की मम्मी ने दवा की पॉलीथिन थमा दी और अपनी 3 साल की बेटी को चूमते हुए खुद आंसू बहाकर रोने लगी। फिक्र नहीं करने का भाभी, ये देखो खिलौने का बॉक्स, उधर देखो एलिफेंट, देखा सीसॉ, झूला, स्लाइड सब कुछ रखा है मैंने। हाँ सब कुछ, हर उम्र के बच्चे के लिए मेरे यहाँ एंटरटेनमेंट का इंतजाम है। इतना कुछ तो डे केयर वाले भी नहीं रखते। कहते हुए आई ने अपनी आंखों में भर आए घड़ियाली आंसू को अपने आंचल से पोंछ लिया। मां मुझे जब छोड़कर लौटती तो वापस मुड़कर देखती। ऑफिस जाने से पहले उनके भीतर की नदी उनकी आंखों में उमड़ी होती। शायद उस वक्त वो भी यही सोचती जो मैं सोच रहा होता। फिर मेरी आंखों की इबारत जरूर पढ़ती रही होंगी। उस वक्त मां का कातर चेहरा देख मुझे उन पर दया आती, लेकिन थोड़ी ही देर में मेरा मन बगावत पर उतारू हो जाता कि मैं इस कैद खाने में क्यों भेजा जाता हूं। क्यों मेरे भीतर की पीड़ा नहीं दिखाई देती आखिर मां को? क्यों 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 पापा इतने पैसे नहीं भेज देते कि वो नौकरी छोड़ दे? लिली स्कूल से लौटकर सीधे रसोई में गई। एक गिलास पानी गटगटा गई। बस्ते में वो कुछ खोज रही थी। चल लिली, चल ग्राउंड में खेल के आते हैं। सुन, बुढ़िया पड़ोस में गई है, सुना, चल गॉसिप की लंबी चटाई बिछी है, चल 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 जल्दी से चलते हैं। लिली के गाल पर लगे काले धब्बे की ओर देखते हुए मैंने कहा, अरे क्या हुआ लिली, तू रोई है? आज रिमार्क मिला है मुझे। तो क्या हुआ, ये कौन सी बड़ी बात है, चल चल। अरे यार, मेरी मम्मा आज बहुत शोर मचाएगी, रूठ जाएगी और टीवी देखने से भी मना करेगी। उधर भी पनिशमेंट, इधर भी पनिशमेंट। अरे मम्मी शोर मचाती है, एक आध दिन में भूल जाती हैं। मुझे देख, हर थोड़े दिन में रिमार्क ही मिलता है मुझे तो। मेरी तो आदत पड़ गई है। इन लड़कियों को मम्मा के रूठने की बहुत परवाह होती है। उस दिन शालू ने अपनी मम्मी का दुपट्टा हाथ में कसकर लपेट लिया था। छोड़ने को राजी ही नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे अपने को अलग किया। आई ने उसे तुरंत गोद में ले लिया
और पुचकारते हुए ममतामयी माँ बन गईं। अमूमन उनका बोलना बच्चों के लिए खौफनाक होता, पर मैं उन दिनों साहस के साथ मुकाबला करना सीख गया था। इसीलिए कई बार मुझे साइलेंट पनिशमेंट मिलता। साइलेंट पनिशमेंट। सिर्फ मुझे पता चलता था कि मैं सजा में हूं। आप जाओ भाभी, जाओ, आपके जाते ही अभी ये चुप हो जाएगी। हाँ, मैंने सोचा चुप तो हो ही जाएगी, लेकिन उसके चुप होने के पीछे की कहानी तो मैं जानता था, क्योंकि पैर में फटी बीवाई का दर्द भला भुक्तभोगी कैसे बिसर सकता है। अब बारी है मेरे परम मित्र, मेरे भाई निरंजन श्रोत्री जी की, जिनके बगैर समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का कोई भी अंक अधूरा सा लगता है, पूरा नहीं होता। आइए निरंजन भाई अपने युवा कवियों को लेकर के और सुनाइए हमें कुछ सुंदर कविताएं। निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं युवा कवियत्री नेहा नरूका की कविताएं। नेहा नरूका की कविताओं को रेखांकित के जनवरी 2017 इशू में प्रकाशित किया गया था। नेहा ने हिंदी साहित्य में पीएचडी किया है और देश की अनेक प्रतिष्ठित कविताओं और ब्लॉग्स में उनकी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। वे अभिव्यंजना नामक एक शोध पत्रिका का संपादन भी करती हैं। नेहा नरूका की कविताओं को देखें तो उनकी कविताओं में स्त्री के अंतर्द्वंद्व, व्यथा, अधीनता, ये सारी चीजें हैं। इस पुरुष वर्चस्ववादी समाज में स्त्री के स्वातंत्र्य को किस तरह से स्वच्छंदता करार कर दिया जाता है, उसकी बेबाक पड़ताल नेहा नरूका की कविताएं करती हैं। तो आइए सुनते हैं नेहा नरूका की कविताएं। नमस्कार, मेरी पहली कविता का शीर्षक है बिना बाप की लड़कियां। होली के दिन जब हम सब हम उम्र लड़कियों की आंखें लगी रहती पिचकारियों और गुलाल पर, तब उनकी जीभ लपलपा रही होती गुजिया के आकार पर। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेमचंद की बूढ़ी काकी अनुमान लगाती हैं कोठरी के भीतर दही पूरी और कचौरी का गर्माहट भरा स्वाद न मिलने पर चाटती हैं वे भी जूठी थाली जो छोड़ गए हैं चचा आधा खाकर। संतोषी माता का व्रत हर शुक्रवार को रखा जाता शक्कर के मीठे पराठे और पनीले दूध के लोभ में। घर में सब चाय पीते थे, केवल उन्हें ही नसीब नहीं थी चाय। चाय पिएंगी तो बांधने लगेंगी कपड़ा, जल्द ही करनी पड़ेगी खसम की जुगाड़। अमूमन कंजूस और कर्कश अय्या के इसी कथन पर सूख जाती थी उनकी बढ़ती छाती। 18 साल से पहले इनका ब्याह निपट जाए, घर भर को नहीं गांव भर को थी उनकी चिंता। बिना बाप की लड़कियां थी वे, स्कूल जाती तो उनके साथ स्कूल जाते थे उनके पप्पा, ताऊ, चचा, लग्गा, तग्गा, भैया। कहीं वे पढ़ने की जगह कबड्डी तो नहीं खेल रही। घर में अय्या, मातारी, ताइयाँ, चाचियाँ, गांव भर की भौजाइयाँ, बहनें देती रहती सीख उन्हें, लली फूंक फूंक कर पैर रखियो। बिना बाप की लड़किनें बहुत जल्दी बदनाम हो जाती हैं। उन्हें लगता उनके कंधों पर पुरखों की 2.5 किलो की पगड़ियाँ रखी रहती हैं हरदम। पगड़ियों के बोझ से झुक गए थे उनके कंधे, इसलिए बिना बाप की लड़कियां झुक कर चलती थीं। उनके ब्याह पर गांव भर के आदमी औरत गठबंधना करवा के पांव पूजने आए। लड़कियों की जेब भर गई रुपयों से। बिना बाप की लड़कियों के हाथ में आ गए कई जोड़ी बिछिया और बेसर। उनकी विदाई पर बहुत रोना पीटना हुआ। महतारी तो बेहोश हो गई। दर्शन दे गया उसे स्वर्ग से आशीर्वाद देता लड़कियों का बाप। मंडप के चारों कोनों में बैठी औरतें अय्या के साथ पहुंच रही थी आंसू, यह कहते बिना बाप की लड़कियां थीं, चलो आज हिलने लगते। दूसरी कविता का शीर्षक है पैसेंजर। सुबह 6 बजे की पैसेंजर में बैठकर जब सावन में अपने घर जाती थी पहले, तो कितनी खूबसूरत लगती थी यह यात्रा। तरह तरह के लोग मिलते, जिनसे बातें होती, बहस होती, फिर सब हंसकर पापड़, नाशपाती और समोसे खाते। पर कुछ सालों से ऐसा नहीं होता। लोग मिलते हैं,
शिक्षित और सुसज्जित राष्ट्र पर गर्व करने वाले लोग मिलते हैं। भारत माता की जयकार के साथ स्त्री देशी काली की तुकबंदी पर अट्टहास करने वाले लोग मिलते हैं। वे कहते हैं मुझसे एक ही शब्द देशद्रोही, जो मेरे कानों में यात्रा के बाद भी बजता रहता है। उन्हें नहीं पता होता मेरे घर के 2 फौजी बूट बम के बिछौने पर सुस्ता के लौटे हैं। एक कंबाइंड ड्रेस का पसीना अभी भी चू रहा है। जंग लगे काले बक्से में एक डायरी है जिसमें देशभक्ति को काटकर प्रेम लिखा है। अब घर जाते ही जाने पहचाने चेहरे मिलने नहीं आते, आ भी जाएं तो तकलीफ देकर जाते हैं। यकीन ही नहीं होता कि ये कभी अपने थे। इनके साथ कभी रखे थे सावन के 4 सोमवार। सोचती हूँ अगर मैंने कुछ कविताएं नहीं पढ़ी होती तो हो सकता है मैं भी उन जैसी ही होती आज। यह विचार मुझे डरा देता है। जिन लोगों ने मुझसे मोहब्बत की और मुझे पिशाच बनने से बचा लिया। यह कविता दरअसल उन्हीं के कंधे पर सिर रखकर एक बार फिर से रोना है। सुबह देर से जागकर सोचना है इस धरती के बारे में जिस पर मैं रहती हूँ। हर दिन मरती हूँ और जीती हूँ। मुझे किताबों से हमेशा से प्रेम था, विशेषकर साहित्य की किताबों से, और संगियों की किताबों से बेहद नफरत, क्योंकि मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक मुस्लिम थी। उसके खून, जुकाम और नमक का स्वाद मेरे जैसा ही था। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का हमारा ये 23वां एपिसोड पूरा करूं, अब मैं तारीख बताना भूल गया। आज है 12 सितंबर 2020। अच्छा, ये बताइए दोस्तों, आपने समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन सब्सक्राइब तो कर दिया ना? अगर नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले एपिसोड्स का हम पहले से नोटिफिकेशन भेज सकें। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स, आपकी कविताएं, आपके लेख, आपकी कहानियां लिख करके भेजिए, जल्दी से लिख करके भेजिए। मेरा पता मैं फिर से बता दूं आपको। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब और फेसबुक में तो हम हमेशा आपके साथ होते हैं। तो देर किस बात की है दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा कल फिर रविवार के दिन इसी समय पे। तब तक के लिए मेरा इंतजार करिएगा और मैं भी आपका इंतजार करूंगा। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।